देश की सनातन परंपरा को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की अनूठी पहल अब हकीकत बनने जा रही है। राम मंदिर, अयोध्या सहित देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और बड़े धार्मिक स्थलों पर अब वैदिक घड़ी लगेगी। यही नहीं, प्रदेश सरकार राज्य में आने वाले अतिथियों को भी यह घड़ी उपहार स्वरूप देगी। वैदिक घड़ी सिर्फ समय नहीं बताएगी, बल्कि सूर्योदय, सूर्यास्त और दिन भर के मुहूर्तों की भी सटीक जानकारी देगी। इसमें धार्मिक कार्यों के लिए 30 शुभाशुभ मुहूर्त पहले से ही उपलब्ध होंगे। मौसम का मिजाज जानना हो तो वैदिक घड़ी वहां भी काम आएगी। यानी एक ही घड़ी में परंपरा और विज्ञान का अद्भुत संगम मिलेगा। भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने की क्षमता रखती यह वैदिक घड़ी अब हर मंदिर और हर धर्मस्थल की पहचान बनने जा रही है। देखिए, बाहर करना तो आपके हाथ में है ना। मैं तो सिर्फ हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो पारंपरिक जो ज्ञान पद्धति है उसके आधार पर काल का विषय है या जो दूसरे विषय हैं, हम कैसे उसको लोक समाज के सामने लेकर आते हैं। और जैसा कि इन्हें आरोप बता रहे थे कि लगभग 7 साल इनको हो गए इस विषय पर काम करते हुए, और तो उसके करने के लिए अपने नौकरी धंधा छोड़ के बैठ गए थे। घर वालों को भी लगा कि ये पगला गए, और मतलब जब कुछ कर लिया था, लेकिन होता है कि भाई आपने कविता लिख ली है, कहानी लिख लिया है, कुछ अन्वेषण कर लिया है और लोग उसको अप्रिशिएट करें, तो वो हर घर में कोई भी आप आज की भाषा में कहें तो उटपटांग काम जब करेंगे तो घर का समर्थन नहीं मिलेगा। आप थिएटर करना चाहते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या करने वाला है। कविता लिख रहे हैं तो उन्हें कहा बहुत ही बिगड़ गया, है ना। संस्कृत पढ़ने वाले हैं तो उन्हें कहा ये किस काम का है, रोजगार की भाषा नहीं। हमने सारे जीवन को रोजगार और लाभ में ही देखने की हम आदी हो गए। तो और जहां तक जैसे आपने कहा रिस्ट वॉच और सब, तो एक के बाद एक सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि पहले यह था कि हम बड़ी जगहों पर स्थापित करें तो हो गया, उसका एक माहौल बनने लगा। फिर लगा कि हम इसको टेबल टॉप में भी लेके आ सकते हैं, और अभी जो टीम है वो लगी है। तो अब बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि अब तो जो है, अब जब ऐप में हम मोबाइल पर आ गए तो ये डिजिटल ही जो आज का जो एज है, तो उसमें इसको कुछ बड़ा विषय नहीं। और हमारी कोशिश चल रही है तो वो फिर उसको जैसा होता है ना कि इवेंट की तरह से, कि एक हल्ला हमने 2 साल पहले किया, 1.5 साल पहले किया। एक हल्ला अभी हम जब ये GIS हो रही तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया। फिर लगा कि हमको कुछ और जोड़ना चाहिए, तब फिर एक हल्ला सोमवार को हम करने जा रहे हैं। फिर तो थोड़ा हमको भी लगा एपिसोडिक चलने दीजिए इसको। सर, आपको नहीं लगता आपके इस हल्ला से जो है पांचांग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, जो गणना करते हैं ज्योतिषाचार्य? आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे कि कितने घरों में पंचांग है और किसको किसको देखना आता है ना। तो अभी 2-4 लोग बोल रहे हैं, नवीन जोशी बैठे हैं और 2-4 लोग बैठे, वहां तो चला हमको आता है। लेकिन सामान्यतः हम अपने जो बुजुर्ग लोग हैं घर के, माँ हो, पिता हो, जिनको व्रत त्योहार सबके लिए देखने की जरूरत पड़ती है, तब कोशिश होती है वो देखो, तो एक कबाड़ में रहता है। और कई बार तो जैसे न्यू मार्केट में जो पंचांग है, मान लीजिए वो 100 रुपये 150 रुपये से शुरू होता है, वो पंडित रामनारायण जो भी कुछ होंगे नाम, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो जब वो सस्ता होने आता है 25 रुपये, तब हम जाके खरीदते हैं, जब तक आधा साल निकल जाता है। तो खैर, तो हम इस बहाने से अपनी परंपराओं का सम्मान करें, उनसे सुपरिचय है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना आप पर बोझा, तो पंचांग भी हम छाप रहे हैं, पिछले 4 साल से विक्रम पंचांग भी हमने छापा है, और वो भी हम निःशुल्क ही लोगों को देते हैं। लेकिन एक आज की दुनिया में एक खतरा एक और है कि जिस चीज की मान में अभी कीमत लगा दो कि सब 1000 रुपया है, तो तत्काल जो है उसको लगता है कुछ बड़ी बात होगी, ये तो मुफ्त में क्यों दे रहा है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि अब मुफ्त की भी, और हम कहीं सिंपल चाय पीने भी जाएंगे। जैसे आज ही एक कोई अभिनेता है जिसका एक पता नहीं, मतलब मैं तो उससे प्रसन्न नहीं हुआ, उसको फोटो छपा ली किसी अखबार में, और उसका पेंट की कीमत करीबन 80,000 रुपया। अब वो मेरे को नहीं मालूम नाम, मैं तो कह रहा हूँ कि, लेकिन तो उसमें क्या है कि एक सेलिब्रिटी है जो ही कैन अफोर्ड। एक भाई साहब थे जो कहीं पर बैठ के कॉफी पी रहे थे,
ये मीडिया पे चलता रहता है। उस कॉफी की कीमत थी केवल 3,500 रुपया। तो हमको लगता है कि हम तो बहुत छोटे हो गए, बोने हो गए। तो हम अपने ही घर में, अपने ही समाज में, अपने ही देश में हम लगातार बोने बना देंगे कि भाई हम हमारा सामर्थ्य नहीं। और खास करके फिर इसमें जो है, जैसे भोपाल में ही वांग्मय की जो किताबें हैं, साहित्य की जो किताबें हैं, उसकी कितनी दुकानें भोपाल में। टेक्स्ट बुक तो मिल जाएगा, स्टेशनरी वाली शॉप भी मिल जाएगी, लेकिन जैसे तो इस तरह से बहुत सारा वो है। तो हमारी कोशिश है, और कोई भी व्यक्ति हो, सरकार का कोई विभाग हो, बगैर समाज के सहयोग के और समाज के वातावरण के बगैर कुछ हो नहीं सकता। सर, लोगों के लिए ये वाला जो सिस्टम अभी चल रहा है, मैनुअल वाला ये चल रहा है, इसको हम देखते हैं ये गाड़ी, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कभी सोचा है, इतने सालों से चला रहा है कि यही घड़ी देकर 10 से 12, जो 12 बजे जो मानते हैं कि हमारी रात होती है, और क्या कहते हैं। तो देखिए, अभी ये सवाल जो है थोड़ा सा राजनीतिक भी है। और 1884 में लगभग जो इस तरह का जो समय है, और ये जो था ग्रीनविच टाइम कब सर पे लादा गया? 1884 में। तो अब ग्रीनविच में न सूर्योदय की स्थिति है, न सूर्यास्त की स्थिति है। और क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो हम सबके मालिक हो चुके थे, दुनिया के मालिक हो चुके थे, जो उनका उन्हें हमको ये करना है। तो मजे की बात यह है कि कालगणना का, गणित का, खगोल विज्ञान का के जो सिद्धांत हैं, जो अन्वेषण हैं, वो हिंदुस्तान से अरब देशों में और अरब देशों से यूरोप में गए। मजे की बात यह है कि अरब और हिंदुस्तान में तब भी आदान प्रदान चलता रहा और एक दूसरे का सम्मान का चलता रहा। लेकिन अंग्रेजों ने जो किया कि सारा अन्वेषण, सारा काम जो उनका है, और बाकी दुनिया के जो बाकी जो देश हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो अरब देश हो, भारत हो, चीन हो, तो ये सब जाहिर समाज के लोग हैं, वो उसके उद्धार के लिए पहुंचे हैं। तो उन्होंने तमाम चूंकि ताकत उनके पास थी और हम पराधीन थे, हमारे पुरखे पराधीन थे, तो उन्होंने उसको, उस विचार को सरमाथे किया, जो भी कुछ किया, और एक बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ बंदूक के बल पर हुआ है। इसके उदाहरण तो हमको मिल जाते हैं कि मंदिर टूट गए या लाइब्रेरी जल गई, लेकिन उससे बढ़कर जो ज्ञान की जो चोरी हुई है, और एक तरह से तमाम, उस विषय पर अब ये फिलहाल पत्रकार वार्ता में चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन तमाम है कि अब जैसे एक बहस अभी कहीं किस राष्ट्रीय चैनल पर चल रही थी, तो हनुमान जी को हमारे किसी नेता ने कहा होगा कि वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो एक चैनल जो उसी बात में लगा कि नहीं थे, वो साबित कर रहे थे कि सब बेवकूफ होने बात है। लेकिन ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद को सारी दुनिया ने माना है कि सबसे पुराना हमारा ग्रंथ है। कम से कम उसको हम यदि आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो 10 से 15,000 साल के ऋग्वेद की परंपरा का समय माना जाता है। तो 15,000 साल पहले ऋग्वेद में ही विमान के बारे में चर्चा मिलती है। और फिर हमारे यहाँ ऋषि भारद्वाज हुए हैं, जिन्होंने विमान को लेकर ही यंत्र सर्वस्वम करके बृहत ग्रंथ लिखा है। उसके कुछ अंश हमारे पास भी हैं। तो वो उन्होंने तमाम तरह से, उसकी ड्राइंग डिजाइन भी उपलब्ध है, उसको लेकर नासा ने अपने प्रयोग किए। और उसको अब जैसे भी जो नई जो टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है स्पेस क्राफ्ट की, स्पेस में जाने की, तो जो मस्क ने जो अभी हल्ला किया है कि आप 1 घंटे के अंदर दिल्ली से न्यूयॉर्क जा सकते हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने बदली। मतलब वो हास्यास्पद नहीं, उनका सही है, लेकिन अभी तक जो हो रहा है कि रनवे पर सामान्य तो जो हवाई जहाज हैं आप दौड़ाते हैं और उसके बाद फिर वो हवाई में फ्लाई करते हैं। जो ऋषि भारद्वाज ने जिसके बारे में बात की, या मस्क ने जिसको प्रयोग करके जिसको अंगीकार करने का प्रयास किया है, ऐसा स्पेस क्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर की तरह वो सीधे ही आसमान में जाएगा। तो उसमें यह है कि आप
बहुत जल्दी ही जो है गुरुत्वाकर्षण का जो दबाव है उससे और जो वायुमंडल का दबाव है उससे आप तत्काल बाहर होते हैं। तो जो ऋषि भारद्वाज जो कहते हैं कि आप ऐसा करके, मैं जो हम पढ़ते हैं आख्यान में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं हम उनको देवी देवता मान लें, उनको असुर मान लें, जो भी मान लें हम, तो वो विद इन नो टाइम जो है वो दुनिया भर का फेरा लगा चक्कर लगा लेते थे। तो कोई ऐसा कोई रहस्यात्मक कोई चीज नहीं थी, वो वैज्ञानिक अन्वेषण थे जिसका उपयोग हमारे लोग करते रहे। समय के साथ साथ जो भी रहा, सभ्यताओं का भी प्रभाव होता है, मनुष्य भी आता है और जाता है, उसका जीवन है वह पूरा होने के बाद उसका देहांतर हो जाता है, ऐसी सभ्यताओं का भी होता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनी भी, सृजी भी और नष्ट भी हुई। तो दुर्भाग्य से हम हमारा जो मनोबल जो है पिछले 500-100 साल में, 400 साल में, वो तोड़ने की कोशिश हुई और हमने भी उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ हम उसी तरह के जाहिल हैं। और मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, दो बड़े लेखक हुए हैं जो चर्चित हैं, इनमें से एक को तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, वी.एस. नायपाल और नीरज चौधरी। तो आज से करीब 50 साल पहले उनका ये मानना था कि हिंदुस्तान जो है वो एरिया ऑफ डार्कनेस है, अंधेरे का क्षेत्र है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता, यहाँ के लोगों को आता नहीं है। तो खैर वो लंबी बहस है, लेकिन अब लगातार हम लोग भी काम कर रहे हैं, विक्रमादित्य शोधपीठ भी काम कर रहा है, देश में और तमाम जो विद्वान लोग वो भी काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं जो हम काम कर रहे हैं। तो ये भारत की जो परंपरा है, विज्ञान का जो है, विरासत से विज्ञान का जो सिलसिला है, तो उसमें सब स्तरों पर काम हो रहा है और विश्वास है कि बहुत जल्दी ही इसके सुपरिणाम पूरे देश के भले के लिए, उन्नति के लिए हमको देखने को मिलेंगे।